हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ खुश और मस्त होंगे। मैं श्वेता के सबकी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने प्यारे व्यूअर्स के लिए लेके आई हूँ व्रत की स्पेशल रेसिपी, जिसमें मैं बनाने वाली हूँ मखाना की खीर और साथ में मैं बनाने वाली हूँ साबूदाना की खिचड़ी और मखाना की एक स्नैक रेसिपी और साथ में मैं साबूदाना की खीर भी बनाने वाली हूँ। साबूदाना की खीर और खिचड़ी बिल्कुल मोतियों के दाने की तरह चमकीले बनके तैयार होंगे और वे बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। मखाना का खीर और मखाना की मीठी स्नैक्स रेसिपी तुरंत बनके तैयार हो जाएगी और देर किस बात का, चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ मखाना की खीर। मखाना का खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और बहुत जल्दी बनके तैयार होता है। तो चलिए इसे बनाने के लिए एक कढ़ाई गरम करते हैं। इसमें डालते हैं 2 चम्मच घी। घी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब मैं इसमें डालूंगी मखाना। मैं यहाँ पे टोटल 2 कप मखाना का इस्तेमाल कर रही हूँ। मखाना को अब मैं घी में डाल दूंगी और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे भूनूंगी। इसे लगातार यूं ही धीरे धीरे यूं ही भूनते रहना है। आप अभी मखाना का कलर देख सकते हैं, थोड़ी देर में ये मखाना का कलर हल्का चेंज हो जाएगा और इसे लो फ्लेम पे ही भूनना है। लो फ्लेम पे ये अच्छा कलर भी आएगा और ये काफी क्रंची भी बन जाएगा और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अगर आप घी अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इसे ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन घी में भुनिएगा तो खीर और भी स्वादिष्ट लगेगा। आप देख सकते हैं मैं जैसे जैसे इसे भूनते जा रही हूँ वैसे वैसे ही मखाना का कलर चेंज हो रहा है। देखिए मखाना बिल्कुल अच्छी तरह से भून चुका है। चलिए अब इसे गैस बंद कर देते हैं और इसे साइड में रख देते हैं। अब एक मिक्सर जार लेते हैं, उसमें डालते हैं 2 चम्मच के लगभग मखाना। आप मखाना का क्वांटिटी देख सकते हैं, ये रोस्ट नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल मखाना है। और मैं इसमें साथ में डाल रही हूँ काजू और बादाम। मैं यहाँ पे 10 से 15 पीस काजू का ली हूँ और साथ में 10 से 12 पीस बादाम का ली हूँ। ये बिल्कुल सूखा हुआ है। और चलिए अब इसमें मैं डालती हूँ हरी इलायची। मैं यहाँ पे 4 हरी इलायची ली हूँ। अब इसे भी मिक्सर जार में डाल देती हूँ और सबका एक फाइन पाउडर बना लेती हूँ। हल्का दरदरा भी रहा तो ये चलेगा। आप देख सकते हैं पाउडर बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं एक साइड दूध गर्म कर रही थी, देखिए दूध में उबाल भी आ चुका है। दूध में उबाल आ चुका है। इसे उबलने के बाद 1-2 मिनट के लिए यूं ही उबलने देंगे। मैं यहाँ पे 1 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस मखाना को बनाने के लिए मैं यहाँ पे फुल क्रीम 1 लीटर दूध ली हूँ। इसे थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह से उबलने दूंगी। इस तरह से दूध में सोनापन भी आएगा और बहुत ही अच्छा स्वाद लगेगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ½ कप चीनी। अपने मिठास के अनुसार आप कम ज्यादा कर सकते हैं। अब चीनी डाल देने के बाद अब दूध में इसे अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए यूं ही मिक्स कर लेंगे। उसके बाद अब इसमें डालेंगे तैयार किया हुआ ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डाल देने के बाद अब इसे अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स करना है कि इसमें किसी तरह का कोई लम्स न रहे। थोड़ी देर दूध को कलछुल की सहायता से चलाते रहना है। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई कर सकते हैं और अब इसे थोड़ी देर के लिए यूं ही उबलने देंगे। देखिए मैं पहले इसे अच्छी तरह से चला ली। अब इसके थोड़ी देर के लिए इसे यूं ही उबलने दूंगी। इस तरह से दूध में इसका स्वाद अच्छी तरह से फैलेगा भी और दूध भी गाढ़ा होगा। देखिए थोड़ी देर ये दूध भी अच्छी तरह से उबल चुका है। ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डाल देने के बाद जब दूध में अच्छी तरह से उबाल आ जाए तब इसे लो फ्लेम पे 1-2 मिनट के लिए यूं ही उबलने देंगे। इस तरह से दूध का क्वांटिटी भी थोड़ा कम होगा और गाढ़ा भी होगा। अब देखिए दूध थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी मखाना। वही जो घी में रोस्ट किए थे उस मखाना को इसमें डाल देंगे। गैस का फ्लेम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे बना सकते हैं। देखिए मैं अभी गैस का फ्लेम हाई रखी हूँ और सारे मखाना को डाल रही हूँ और अब इसमें मैं देखिए दूध में उबाल आ रहा है। इस तरह से दूध में उबाल आएगा तो इसे कलछुल की सहायता से चलाएंगे। फिर गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे यूं ही उबलने देंगे। ये मखाना का खीर तुरंत बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। जब इसमें उबाल आ जाए तो इसे भी 2-3 मिनट के लिए यूं ही अच्छी तरह से उबलने देंगे। थोड़ी देर जब ये उबल जाएगा तो मखाना बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होता है। देखिए थोड़ी देर ये उबल चुका है। चलिए अब इसमें मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ। मैं यहाँ पे अब इसमें थोड़ा काजू डालूंगी। मैं यहाँ पे 8 से 10 पीस काजू का ली हूँ, जिसे 2 टुकड़ों में कर ली और साथ में 2 चम्मच किशमिश ली हूँ और इसे भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अपने पसंद से किसी और भी ड्राई फ्रूट्स को डाल सकते हैं या फिर नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन डालने से इसमें थोड़ा अलग अलग फ्लेवर आता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। सब कुछ डाल देने के बाद मैं थोड़ी देर इसे और यूं ही उबलने दी, कम से कम 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे उबलने दी। तो ये मखाना का खीर लगभग रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं दूध का क्वांटिटी भी कम चुका है और अब इसे मैं गैस बंद कर देती हूँ और ठंडा होने के बाद थोड़ा इसे सर्व करती हूँ।
देखिए आप दूध का टेक्सचर देख सकते हैं, दूध का टेक्सचर थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, ये बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुका है। ये मखाना का खीर बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप इसे जब थोड़ा ठंडा या फिर चिल करके खाइएगा तो और भी स्वादिष्ट लगेगा। अब दूध का टेक्सचर आप देख सकते हैं, जैसे जैसे ये थोड़ा देर ठंडा होते जाएगा वैसे वैसे ये थोड़ा गाढ़ा होते जाएगा, इसलिए इसे ज्यादा गाढ़ा शुरू में नहीं करिएगा, इसे इसी टेक्सचर पे छोड़िएगा तो ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। आप किसी भी व्रत में इसे खा के इंजॉय कर सकते हैं और आप हेल्दी भी महसूस करिएगा। चलिए अब बनाते हैं मखाना की अगली स्नैक्स रेसिपी। इसे बनाने के लिए एक कढ़ाई गरम करते हैं और अब इसमें मैं डालती हूँ घी मैं यहाँ पे 2 चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब इसमें डालूंगी मखाना। मैं यहाँ पे 1 कप मखाना इसमें डालूंगी और इसे भी थोड़ी देर घी में यूं ही रोस्ट कर लेना है। ये मखाना का बहुत ही हेल्दी स्नैक्स रेसिपी है। आप इसे व्रत में या फिर व्रत के पहले भी बना के रख सकते हैं और व्रत में खा सकते हैं, या फिर इसे यूं ही बनाइए और यूं ही खा सकते हैं। ये बच्चों को भी दे सकते हैं, ये बच्चे इसे आराम से खाएंगे। और साथ में अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच के लगभग उजला तिल और मखाना के साथ इसे यूं ही भून लेते हैं और इसे भी थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेंगे। और इस तरह से रोस्ट कर लेने से मखाना और तिल खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। मैं ये मखाना की स्वीट स्नैक्स रेसिपी बना रही हूँ। ये स्नैक्स बाहर से बहुत ही क्रंची और अंदर से सॉफ्ट होता है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे महीनों स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब चाहे तब खा सकते हैं, या फिर इसे व्रत से पहले बना लीजिए और व्रत में आराम से खाइए। थोड़ी देर यूं ही मखाना को और तिल को रोस्ट कर लेंगे। देखिए मखाना का और तिल का कलर चेंज हो चुका है और ये थोड़ी देर में ही अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। गैस बंद कर देते हैं, इसे बाहर निकाल लेते हैं। अब कढ़ाई में 1 चम्मच के लगभग घी डालते हैं और घी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब इसमें मैं डाल रही हूँ गुड़। मैं यहाँ पे 1/2 कप गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ। और अब इसमें कढ़ाई में डाल देंगे और गैस को लो फ्लेम पे रखेंगे और लो फ्लेम पे ही गुड़ को मेल्ट होने देंगे। मैं यहाँ पे डार्क कलर के गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप किसी भी कलर वाले गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लाइट कलर या फिर डार्क कलर जो आपको पसंद है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए थोड़ी देर में गुड़ मेल्ट हो चुका है और थोड़ी देर इसे यूं मेल्ट होने देंगे। आप चाहे तो इसमें 2-3 चम्मच पानी डाल दें मेल्ट होने के लिए, या फिर यूं ही मेल्ट होने दें। मैं इसे बिना पानी का ही मेल्ट कर रही हूँ और इसे कलछुल की सहायता से थोड़ी देर के लिए यूं ही चला रही हूँ। अब देखिए गुड़ बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट हो गया। अब मैं इसमें रोस्ट किया हुआ मखाना और तिल डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह से यूं ही मिक्स कर रहे हैं। इसे यूं जल्दी जल्दी मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से यूं ही मिक्स कर रही हूँ। इसे इस तरह से मिक्स करना है कि मखाना पे अच्छी तरह से गुड़ कोटेड हो जाए। देखिए सारे मखाना को मैं गुड़ में अच्छी तरह से कोट कर रही हूँ और ये मखाना का बहुत ही क्रंची स्नैक्स बनता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इसके ऊपर 2 चम्मच कोकोनट पाउडर डाल रही हूँ। मैं कोकोनट पाउडर धीरे धीरे डाल रही हूँ, पहले थोड़ा डालूंगी फिर सबको मिक्स करूंगी और गैस को बंद कर दी हूँ। फिर मैं थोड़ा और कोकोनट पाउडर डालूंगी और इसे मिक्स करूंगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप बिना कोकोनट पाउडर का भी इसे यूं ही बना सकते हैं, लेकिन कोकोनट पाउडर डाल के कभी बनाइएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब इसे प्लेट पे निकाल के यूं ही फैला लेंगे। मैं इसे यूं ही इस पे फैला रही हूँ और थोड़ी देर बाद इसे अच्छी तरह से अलग अलग कर लूंगी। आप इसे थोड़ी ठंडा होने देंगे। अगर ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा ठंडा होने के बाद गैस थोड़ा सा ऑन कर दीजिएगा और इसे हल्का गर्म कर लीजिएगा तो ये फिर से सॉफ्ट हो जाएगा। और थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे आराम से आप डिब्बा में या फिर किसी जार में इसे स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए अब मैं इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद दिखाती हूँ। देखिए ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे अलग अलग कर चुकी हूँ। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल आराम से अलग अलग टुकड़ों में आ चुका है। आप मखाना को देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से अलग हो चुके हैं। चलिए अब मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए जब कोई मखाना इस तरह से सट जाए तो ये आराम से टूट जाएगा और ये बहुत ही क्रंची लगता है। देखिए ये बिल्कुल क्रंची है। आप देख सकते हैं, देखने से ये पता चल रहा है बिल्कुल क्रंची है। मैं इसे आसानी से तोड़ रही हूँ। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। चलिए अब चलते हैं अगले रेसिपी की ओर। अब मैं बनाती हूँ साबूदाना की नॉन स्टिकी खिचड़ी। ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। चलिए इसे बनाने के लिए मैं लेती हूँ 1 कप साबूदाना। एक बाउल में मैं 1 कप साबूदाना डालती हूँ। मैं यहाँ पे मीडियम साइज वाले साबूदाना का इस्तेमाल की हूँ। आप भी यही करिएगा, खिचड़ी बनाने के लिए यही साबूदाना सबसे बेस्ट होता है। और अब मैं इसमें पानी डालती हूँ और इसे अच्छी तरह से रब करके धोती हूँ। इस तरह से रब करने से इसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा स्टार्च है वे निकल जाएगा और ये बिल्कुल नॉन स्टिकी खिचड़ी बनके तैयार होता है।
कुछ लोग व्रत में हल्का सेंधा नमक का भी इस्तेमाल करते हैं और खाते हैं, इसलिए मैं ये खिचड़ी का रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए मैं साबूदाना को अच्छी तरह से धो ली हूँ। अब मैं इसमें 2/3 कप पानी डाली हूँ और पानी डाल देने के बाद इसे 3-4 घंटे के लिए अच्छी तरह से सोख होने दूंगी। ये इतने में काफी अच्छी तरह से सोख हो जाएगा। 1 कप साबूदाना के लिए 2/3 कप पानी बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए साबूदाना अच्छी तरह से सोख हो चुका है, ये हाथ से अच्छी तरह से दब रहा है। देखिए मैं साबूदाना को चम्मच से ऊपर से नीचे की ओर कर रही हूँ, इसमें पानी थोड़ा भी नहीं बचा। चलिए अब इसे साइड में करते हैं। एक पैन गरम करते हैं और उसमें डालते हैं 1/4 कप मूंगफली दाना और मूंगफली दाना को लो फ्लेम पे अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेना है। ये थोड़ी देर में ही अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो जाएगा। देखिए मूंगफली दाना ड्राई रोस्ट हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो रहा है। जैसे जैसे ड्राई रोस्ट होगा मूंगफली दाना का कलर भी चेंज होगा और इसका कवर भी आसानी से हटने लगेगा। देखिए ये बिल्कुल परफेक्टली ड्राई रोस्ट हो चुका है। अब मैं गैस बंद कर दूंगी, इसे थोड़ा ठंडा होने दूंगी। देखिए थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं इसके कवर को हटा ली हूँ। अब मैं इसे मिक्सर जार में डालती हूँ और मिक्सर जार में इसे एक दरदरा पीस लेती हूँ। देखिए एक दरदरा सा पाउडर रेडी हो चुका है। चलिए अब सोक किया हुआ साबूदाना लेती हूँ और इसमें मैं डाल देती हूँ ये मूंगफली दाना का मिक्सर। और मूंगफली दाना का मिक्सर डाल देने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। मूंगफली दाना का जो ये पाउडर है ये अच्छी तरह से साबूदाना का जो नमी है उसे ऑब्जर्व करता है और इस खिचड़ी को नॉन स्टिकी बनाता है। आप इस प्रोसेस को जरूर फॉलो करें, तभी आपका खिचड़ी बिल्कुल नॉन स्टिकी बन के तैयार होगा और इससे फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आता है। देखिए मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दी हूँ। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए यूं ही साइड में रख देंगे। चलिए अब एक कढ़ाई गरम करते हैं और अब इसमें डालते हैं घी। मैं साबूदाना का खिचड़ी व्रत के लिए बना रही हूँ, इसलिए इसमें घी डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे घी डाल के अच्छी तरह से बनाऊंगी। चलिए मैं इसमें 2 चम्मच घी डाली और घी को अच्छी तरह से गर्म होने दी। घी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें डालूंगी जीरा। मैं यहाँ पे 1/4 चम्मच जीरा और साथ में कुछ करी पत्ती डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे फ्रेश करी पत्ती डाल रही हूँ, आप चाहें तो ड्राई भी करी पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबको अच्छी तरह से इसमें चटकने देंगे। जब घी में ये अच्छी तरह से चटक जाएगा तब मैं इसमें हरी मिर्ची डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे एक हरी मिर्ची को अच्छी तरह से 4 टुकड़ों में काट के डाल रही हूँ, आप चाहें तो बारीक टुकड़ों में भी काट के डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाली हूँ 1 चम्मच साबुत मूंगफली दाना और मैं इसे भी अच्छी तरह से घी में थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेती हूँ। मूंगफली दाना जब रोस्ट हो जाएगा तब मैं इसमें डालूंगी आलू। मैं यहाँ पे पहले ही आलू बॉयल कर ली थी। मैं यहाँ पे एक बड़े साइज के आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे मैं टुकड़ों में काट ली हूँ, मीडियम टुकड़ों में काटी हूँ। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसे काटी हूँ। और अब इसे भी घी में अच्छी तरह से भून लेना है। थोड़ी देर के लिए घी में आलू को भून लेने से इसमें बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। आप चाहें तो बिना आलू का भी ये साबूदाना का खिचड़ी बना सकते हैं। यहाँ पे आलू बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन साबूदाना का खिचड़ी में यह आलू का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। देखिए आलू अच्छी तरह से थोड़ी देर में ही रोस्ट हो चुका है। चलिए अब इसमें डालते हैं साबूदाना। साबूदाना इसमें डाल देने के बाद अब इसे थोड़ी देर के लिए यूं ही भूनना है और गैस का फ्लेम लो रखना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे भूनेंगे। अभी आप साबूदाना का कलर देख सकते हैं, ये बिल्कुल व्हाइट है। जैसे जैसे साबूदाना भूनते जाएगा इसका कलर ट्रांसपेरेंट होते जाएगा। जब भी इसका कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तब समझिए कि साबूदाना बिल्कुल रेडी हो चुका है। कुछ लोग कहते हैं कि साबूदाना का खिचड़ी में जब बनाते हैं तो बहुत ही स्टिकी हो जाता है और चिपचिपा सा लगता है, लेकिन इस तरह से आप साबूदाना के खिचड़ी बनाइएगा कुछ टिप्स को फॉलो करते हुए तो साबूदाना का खिचड़ी बिल्कुल नॉन स्टिकी बनेगा। चलिए थोड़ी देर साबूदाना भुन जाने के बाद मैं इसमें स्वाद अनुसार सेंधा नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ और अब इसे अच्छी तरह से साबूदाना में मिक्स कर रही हूँ। आप देखिए मैं किस तरह से साबूदाना को उलट पुलट करते हुए मिक्स कर रही हूँ। इसे नीचे से ऊपर की ओर फैलाते हुए मिक्स करना है। इस तरह से ये साबूदाना आपस में चिपकेगा भी नहीं और अच्छी तरह से बिखरा हुआ रहेगा। देखिए साबूदाना का कलर धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट हो रहा है। थोड़ी देर में ही ये साबूदाना का खिचड़ी बनके तैयार हो जाता है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। साबूदाना का यहाँ पे जब भी खिचड़ी बनाए तो ये मीडियम साइज के ही साबूदाना का इस्तेमाल करिएगा। ये भी एक टिप्स है। अगर आप किसी छोटे या बड़े साइज वाले साबूदाना का इस्तेमाल करिएगा तो उसका परफेक्टली खिचड़ी बनके तैयार नहीं होगा। देखिए मैं साबूदाना को फैलाते हुए अच्छी तरह से भून ली हूँ। साबूदाना का कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है। चलिए अब मैं इसमें डालती हूँ आधा चम्मच नींबू का रस
और ये नींबू का रस डाल देने के बाद अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डालती हूँ और सबको अच्छी तरह से ऊपर से नीचे करते हुए मिक्स कर लेती हूँ। अब ये साबूदाना का खिचड़ी बिल्कुल रेडी है। गैस को बंद कर देते हैं और अब इसे आप सर्व करिए। आप इसे जब भी खाइएगा ये नॉन स्टिकी नहीं होगा, अगर ये गर्म भी हो या ठंडा भी हो, ये बिल्कुल ऐसे मोतियों के दाने की तरह ही चमकीला रहेगा। आप देख सकते हैं मैं इसे सर्व कर रही हूँ, ये बिल्कुल बिखरा हुआ है, आपस में बिल्कुल भी चिपका हुआ नहीं है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप इसे व्रत में खाइए और व्रत को एंजॉय कर सकते हैं और हेल्दी भी रह सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरा साबूदाना का खिचड़ी बिल्कुल मोतियों की दाने की तरह ही चमक रहा है। देखिए मैं इसे चम्मच की सहायता से भी आपको दिखा रही हूँ। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। आप भी इसी तरह से साबूदाना का खिचड़ी बनाइए और एंजॉय कीजिए। अब मैं आपको बना के दिखाऊंगी साबूदाने का खीर। वे भी बिल्कुल नॉन स्टिकी ही बनेगा। इसी साबूदाना की खिचड़ी की तरह साबूदाना का खीर भी बिल्कुल नॉन स्टिकी बन के तैयार होगा और मोतियों की दाना की तरह ही चमकीला बनेगा। तो चलिए मेरे साथ आप भी साबूदाना का खीर बनाइए। इसे बनाने के लिए मैं कुछ सामग्री यूज कर रही हूँ जिसे मैं पहले ही बता रही हूँ। देखिए मैं यहाँ पे ली हूँ 1 कप साबूदाना। मैं यहाँ पे साबूदाना का खीर बनाने के लिए मीडियम साइज के साबूदाना का इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ में ½ कप चीनी ली हूँ और कुछ ड्राई फ्रूट्स ली हूँ। मैं यहाँ पे काजू, बादाम, किशमिश, चिरौंजी और हरी इलायची ली हूँ। साथ में 2 चम्मच घी और 1 लीटर फुल क्रीम दूध ली हूँ। अब मैं एक पैन गरम करती हूँ, उसमें मैं डालती हूँ 1 चम्मच घी और घी डाल देने के बाद अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ। मैं ड्राई फ्रूट्स को रफली चॉप कर ली हूँ। मैं सबसे पहले काजू और आमंड्स डालती हूँ जिसे मैं रफली चॉप कर ली हूँ। इस तरह से भुना हुआ ड्राई फ्रूट्स का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और मैं साथ में इसमें चिरौंजी डालती हूँ। मैं यहाँ पे 1 चम्मच चिरौंजी का इस्तेमाल की हूँ और इसे मैं अच्छी तरह से डाल दी हूँ। अब ये बिल्कुल ऑप्शनल है और मैं साथ में इसमें 1 चम्मच किशमिश डाल रही हूँ। ये ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अपने पसंद की किसी भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। देखिए ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से घी में रोस्ट हो चुका है। अब मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ और इसी पैन में मैं फिर से घी डालती हूँ। मैं यहाँ पे 2 चम्मच घी डालती हूँ और अब मैं इसमें डालती हूँ साबूदाना और साबूदाना को मैं घी में अच्छी तरह से रोस्ट करूंगी। घी में ये रोस्ट होने से ये काफी फ्लफी हो जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट खीर बन के तैयार होता है। इसे रोस्ट करने बाद गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे। देखिए जैसे जैसे ये रोस्ट होते जाएगा वैसे वैसे ये थोड़ा फ्लफी और कलर भी चेंज करेगा। आप देख सकते हैं साबूदाना किस तरह से फ्लफी हो चुका है। चलिए रेडी हो चुका है। अब मैं एक भगोना लेती हूँ, इसमें डालती हूँ थोड़ा पानी और पानी डाल देने के बाद अब मैं इसमें डालती हूँ 1 लीटर फुल क्रीम दूध। मैं दूध गर्म करने से पहले भगोना में थोड़ा पानी डाली थी। इस तरह से दूध भगोना में चिपकता नहीं है। आप भी जब दूध गर्म करें तो भगोना में पहले थोड़ा पानी डाल दें। अब मैं दूध गर्म करने के लिए थोड़ी देर छोड़ देती हूँ। थोड़ी देर में जब दूध में अच्छी तरह से उबाल आ जाएगा तब इसे थोड़ी देर और यूं ही उबलने देना है। देखिए दूध में अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। मैं कलछुल की सहायता से इसे ऊपर नीचे करते हुए उबाल रही हूँ और इसे थोड़ी देर के लिए यूं ही उबलने दी हूँ। इस तरह से दूध में थोड़ा सोनापन आता है और ये खीर और भी स्वादिष्ट लगता है। चलिए अब मैं इसमें डालती हूँ भुना हुआ साबूदाना। सारे साबूदाना को दूध में डाल देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और इसमें अच्छी तरह से उबाल आने देंगे। देखिए दूध में उबाल आ रहा है और मैं इसे कलछुल की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। इसे थोड़ी थोड़ी देर पे कलछुल की सहायता से मिक्स करते रहना है। इस तरह से कलछुल की सहायता से बीच बीच में चलाने से साबूदाना भगोना में चिपकेगा नहीं और वे बिल्कुल अच्छी तरह से नॉन स्टिकी बन के तैयार होगा। देखिए जब अच्छी तरह से इसमें उबाल आ गया तब मैं इसमें चीनी डाली। मैं यहाँ पे ½ कप चीनी का इस्तेमाल की थी और अब इसे अच्छी तरह से दूध में मिक्स कर लेना है और दूध में थोड़ी देर के लिए यूं ही उबाल आने देना है। जब दूध में अच्छी तरह से थोड़ा उबाल आ जाएगा तब मैं इसमें 4 इलायची ली थी, उसे कूट के इसमें डाल रही हूँ और आप चाहें तो इलायची पाउडर पहले से भी तैयार है उसे इसमें डाल सकते हैं और सबको दूध में मिक्स कर लेना है। इलायची पाउडर डाल देने से इस खीर का स्वाद और भी अच्छा आता है। देखिए मैं दूध में उबाल आने दे रही हूँ। ये थोड़ी देर में ही दूध अच्छी तरह से उबल जाएगा और साबूदाना भी पक के तैयार हो जाएगा। दूध में जब साबूदाना जैसे जैसे पकेगा दूध गाढ़ा होगा और साबूदाना का कलर ट्रांसपेरेंट होगा। देखिए मैं दिखा रही हूँ साबूदाना का कलर ट्रांसपेरेंट से हो गया है और अब मैं इसमें भुना हुआ ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। मैं थोड़ा ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल रही हूँ और थोड़ा ड्राई फ्रूट्स को रख रही हूँ जिसे मैं सर्व करने वक्त इसके ऊपर से डालूंगी। चलिए अब मैं इसे सर्व करती हूँ।
देखिए साबूदाना का खीर देखने में कितना अच्छा लग रहा है। मैं इसे तो अभी गर्मा गर्म सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे ठंडा भी खा सकते हैं। आप जब इसे ठंडा भी खाइएगा तो ये साबूदाना का खीर नॉन स्टिकी ही बनके तैयार होगा और ये खाने में उस वक्त भी उतना ही स्वादिष्ट लगेगा। साबूदाना को सर्व करने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा भुना हुआ ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, जिससे ये देखने में और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा और इसमें ड्राई फ्रूट्स काफी क्रंची फ्लेवर देगा। अब देखिए साबूदाना कितना ट्रांसपेरेंट लुक है। ये बिल्कुल ही नॉन स्टिकी बनके तैयार होता है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। मैं आपके साथ पूरे 4 रेसिपी शेयर की हूँ। ये व्रत की 4 रेसिपी आपको कैसी लगी मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा और आप इसे व्रत में ट्राई जरूर करिएगा। आप इसे खाइएगा तो व्रत में आप हेल्दी भी महसूस करिएगा और आपका पेट भी भरा रहेगा और आपको भूख भी नहीं लगेगा और साथ में आप इसे टेस्टी भी महसूस करिएगा, क्योंकि ये चारों रेसिपी बहुत ही टेस्टी है, एक से बढ़कर एक है। अगर आपको मेरी ये व्रत की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग श्वेता केशव की रसोई।